हेलो चिल्ड्रन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे और आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो डिफाइनिंग फीचर्स कैसे अलग हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के, आज के वीडियो लेक्चर में आपको यही जानने को मिलेगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफाइनिंग फीचर्स। डिफाइनिंग फीचर्स का मतलब यहाँ पर ये है कि ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक फीचर से अलग हैं और ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही मिलते हैं, यूनिक है और इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं है, यानी कि कोई आप इनके ऊपर डाउट नहीं कर सकते हैं। डिफाइनिंग वर्ड को आप समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर हम एक एलिफेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो एलिफेंट आपके सामने है ये एशियन एलिफेंट है। अब इस एलिफेंट को देखते ही आपके मन में कुछ फीचर्स याद आएंगे कि ये कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है जो एलिफेंट्स में मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको याद आएगा कि एलिफेंट के जो दांत होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, टस्क होते हैं इसके, बहुत बड़े टस्क होते हैं। इसके अलावा इसके पास एक ट्रंक होता है, ट्रंक यानी कि सूंड होती है हाथी के पास, और बड़े बड़े कान होते हैं। तो ये जो तीन फीचर्स हैं ये डिस्टिंक्टिव फीचर हो गए एक एलिफेंट के, और किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, टाइगर के अंदर, लायन के अंदर आपको ये फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो ये जो तीन फीचर होंगे इनकी हेल्प से आप डिफाइन कर सकते हैं कि एलिफेंट को। इसी तरह से आप दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म को ले, किसी एनिमल को ले या किसी प्लांट को ले, आप उसके भी कुछ डिफाइनिंग फीचर्स डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब इनको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऐसे आए थे जो आप क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर लगा सकते हैं, आप डाउट क्रिएट आपको हो सकता है कि ये फीचर तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मूवमेंट की बात हम करें, नॉन लिविंग चीजें भी मूवमेंट कर सकती है, जैसे कार मूव करती है। अब ऑटोमेटिक कार आ गई है, उनको कोई चलाएगा अपनी, गूगल कंपनी ने भी डेवलप की हुई है ऐसी कार्स। तो वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हो गया, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन वो अलग से उसके ऊपर बहुत सारे एक्सेप्शंस प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे फीचर्स को जो बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिस्टिंक्टिव फीचर्स हो, यानी कि ये एकदम अलग हो और अलग से आप इनको समझ सके और बता सकें कि ये फीचर तो जरूर होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसके अलावा इनकी जो खासियत होती है ये यूनिक होते हैं और इंक्लूसिव होते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई डाउट भी नहीं होगा, बिल्कुल ये अलग होंगे और ये किसी और इंडिविजुअल में, अगर वो लिविंग नहीं है तो उसके अंदर ये नहीं मिलेंगे। जैसे कि हाथी के दांत थे, हाथी के अलावा इतने बड़े दांत आप किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी एनिमल में नहीं ढूंढ सकते हैं। इतनी बड़ी सूंड आप किसी एनिमल में नहीं ढूंढ सकते। इसी तरह से इन फीचर्स को आप लिविंग बींग्स के अलावा किसी और चीज के अंदर ये फीचर्स आप नहीं ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं उनकी तीन कैटेगरीज बनाई गई हैं। तीन तरह से हम उनको स्टडी करते हैं, तीन पार्ट्स में हम उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डिफाइनिंग फीचर जो होता है वो होता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट डिफाइनिंग फीचर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड डिफाइनिंग फीचर है कॉन्शसनेस। तो हम एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म आप जानते ही हैं, द सेट ऑफ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, यानी कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में लगातार हो रही होती है हम उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, यानी जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही होती है हम उन सभी को मिला करके मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्योंकि ये हमारी सेल के अंदर होते हैं इसलिए हम इसको सेलुलर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ा था, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेकिंग डाउन, एनाबॉलिज्म मींस बिल्डिंग अप। कैटाबॉलिज्म में हमने लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर दिया था स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और एनाबॉलिज्म में हमने छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलाकर के एक लार्ज सब्सटेंस प्रोड्यूस किया था। ये जो डेफिनेशन है मेटाबॉलिज्म की मैं लेक्चर 2 में भी आपको समझा चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो हमने ये देख लिया है कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनके अंदर सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि उनकी जो सेल्स होती है उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब ये डिफाइनिंग फीचर्स कैसे हो गया? ये डिफाइनिंग फीचर्स ऐसे हो गया कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनके अंदर कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शंस नहीं होती, यानी ना तो उनके अंदर सेल्स होती है और नए सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। अब केमिकल रिएक्शंस आपने देखी होगी लेबोरेटरी में, जब आप उनको जाके करते हैं तो आप उनको एक टेस्ट ट्यूब में करते हैं। टेस्ट ट्यूब अपने आप में एक नॉन लिविंग थिंग है और जो केमिकल रिएक्शन अंदर हो रही है उसको हम लिविंग या नॉन लिविंग की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ना तो ये लिविंग होती है ना ही नॉन लिविंग होती है, लेकिन हाँ वो एक फीचर बन जाती है, डिफाइनिंग फीचर बन जाती है अगर वे लिविंग थिंग्स की सेल्स के अंदर हो रही है।
अब इस बात के ऊपर किसी को कोई भी डाउट नहीं है कि केमिकल रिएक्शंस अगर सेल के अंदर हो रही हैं तब हम उसको मेटाबॉलिज्म कहेंगे। तो इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है ये एक डिफाइनिंग फीचर हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का विदाउट एनी एक्सेप्शन। मेटाबॉलिज्म के बाद जो नेक्स्ट डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आता है वो होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो सेल्स से मिलकर बनी होती है और सेल्स उनकी सबसे बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। जिस तरह से एक बड़ा सा मकान होता है और वो छोटी छोटी ब्रिक से मिलकर बनता है, उसकी सबसे जो छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट वो होती है वो ब्रिक होती है। इसी तरह से हमारी बॉडी यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बनी होती है। और सेल थ्योरी भी आप जानते होंगे, 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी, उसमें यह बताया था कि जितने भी हमारी बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो सबसे छोटे लेवल पर, सबसे छोटे स्तर पर सेल्स के अंदर होते हैं। इस तरह से सेल्स हमारी फंक्शनल यूनिट हो गई और जो हमारी पूरी की बॉडी की स्ट्रक्चर है वो सेल्स से मिलकर बनती है, इसलिए हम सेल्स को स्ट्रक्चर यूनिट भी कहते हैं। तो ये एक डिफाइनिंग फीचर हो गया सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर सेल जैसी कोई स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेंगी। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं यानी कि उनके पास सिर्फ एक ही सेल होगी, या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं यानी कि उनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी। लेकिन ये एक डिफाइनिंग फीचर है, इसमें कोई एक्सेप्शन प्रेजेंट नहीं है। कोई नॉन लिविंग थिंग ऐसी नहीं है जिसके पास सेल जैसी कोई स्ट्रक्चर हो। तो इस तरह से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करना लिविंग बींग्स का एक डिफाइनिंग फीचर हो जाता है। तो ये सेकंड डिफाइनिंग फीचर हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। थर्ड डिफाइनिंग फीचर होता है कॉन्शियसनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर ये है। कॉन्शियसनेस को हिंदी में हम चेतना बोलते हैं। ये एक एबिलिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कि वे अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, यानी कि वो फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग चेंजेस ला सकते हैं। जैसे कि आप अपने बाहर के एनवायरनमेंट को फील कर सकते हैं, लाइट चली जाए, फैन चलना बंद हो जाए तो आपको महसूस हो जाता है, यही कॉन्शियसनेस है। ठंडी हवा चल जाए कहीं से आपको फील हो जाता है कि कहीं बारिश हुई है, तो ये कॉन्शियसनेस है। इसी वजह से कॉन्शियसनेस को जो आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत ही अच्छी लाइन इसमें इसको डिफाइन किया गया है, कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सबसे स्पष्ट, यानी सभी के अंदर ये मिलती है, ज्यादातर के अंदर कॉन्शियसनेस मिलती है। और ये डिफाइन करना, इसको समझाना बहुत ही कठिन होता है कि क्यों ये कॉन्शियसनेस है, किस वजह से है और ये कैसे ये इतने कॉन्शियस होते हैं। लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कॉन्शियसनेस होना एक बहुत ही बड़ा फीचर है और डिफाइनिंग फीचर है। नॉन लिविंग थिंग्स किसी भी तरह से कॉन्शियस नहीं होती हैं। तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर चाहे किसी भी तरह का केमिकल एंटर कर जाए वो उसी के प्रति कॉन्शियस होते हैं और उनकी बॉडी रिस्पोंड करती है। थोड़ी सी धूल का कण, धूल, डस्ट पार्टिकल्स आपके नोज में चली जाए तो आपको एलर्जी हो जाती है, छींक आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कॉन्शियसनेस होती है और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वे सब कॉन्शियसनेस शो करते हैं, अलग अलग लेवल पर शो करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्शियसनेस के एग्जांपल प्लांट्स में देखते हैं। प्लांट्स आपको पता ही होगा वो रिस्पोंड करते हैं लाइट, वाटर, टेम्परेचर और पोल्यूटेंट्स को। जितने भी, अगर कई प्लांट्स ऐसे होते हैं कि अगर एनवायरनमेंट में कोई पोल्यूटेंट है तो वो उस कंडीशंस में ग्रो ही नहीं करते हैं। जैसे कि बायो इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल ले लें, लाइकेंस, शायद आप जानते होंगे फंजाई और एल्गी का म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप से एक ऑर्गेनिज्म बनता है जिसको लाइकेन कहते हैं। वो जो है सल्फर डाइऑक्साइड अगर एनवायरनमेंट में ज्यादा हो जाती है तो उसकी डेथ हो जाती है, तो एक बायो इंडिकेटर होता है। तो ये उसकी कॉन्शियसनेस हो गई कि वो सल्फर डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में अगर प्रेजेंट होगी तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड को महसूस कर सकता है, उसकी ज्यादा अमाउंट को वो फील कर सकता है, तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस हो गई। इसी तरह से प्लांट्स जो है लाइट को भी कॉन्शियसनेस होते हैं, लाइट के लिए भी वो रिस्पॉन्स देते हैं। कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे जैसी लाइट उनके ऊपर पड़ती है, जो उनकी पंखुड़ियां होते हैं, यानी पेटल्स जो होते हैं वो मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, खुलते और बंद होते रहते हैं। ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये मून फ्लावर के एग्जाम्पल है। ये सनलाइट के अकॉर्डिंग मूवमेंट करती है, इसकी जो पेटल्स होते हैं वो खुलते और बंद होते हैं। इस मैकेनिज्म को फोटोनेस्टी भी कहते हैं। नेस्टिक मूवमेंट्स आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल लें, हमने ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स में भी पढ़ा है, मिमोसा पुडिका या छुमी के एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे इसको फिंगर से टच किया जाता है तो ये अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है, तो ये भी एक तरह से कॉन्शियसनेस है। तो प्लांट्स के अंदर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है, कॉन्शियसनेस वे शो करते हैं। इसके अलावा हम कॉन्शियसनेस देखते हैं एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल्स तो बहुत जबरदस्त तरीके से कॉन्शियस होते हैं। आप कितने कॉन्शियस हैं आप जानते होंगे। छोटी सी भी चीज आपके एनवायरनमेंट में बदल जाए तो आपको तुरंत पता लग जाता है। आप बैठे हो, कहीं पत्ता हिल जाए तो आप महसूस कर सकते हैं कि कुछ मूवमेंट, कुछ चीज, कुछ घटना घटित हो रही है।
अब एक और एग्जांपल आपकी बुक में यहाँ पे समझाया गया है कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। सीजनल ब्रीडर का मतलब ये होता है कि एक पार्टिकुलर सीजन में ही वो ब्रीडिंग करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। आप एग्जाम्पल फ्रॉग का ले सकते हैं, जैसी बारिश का सीजन आता है फ्रॉग ब्रीडिंग करते हैं, इसके अलावा किसी भी सीजन में वो ब्रीडिंग नहीं करते हैं। तो यानी के लिए वे कॉन्शियस हैं बारिश के सीजन के लिए, उनके अंदर ये एबिलिटी है, वो महसूस कर सकते हैं रेन को, और रेन के सीजन में उनको ब्रीडिंग करनी है ये भी वो महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स जो सबसे छोटे, सबसे पुराने, सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी कॉन्शियस होते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए। आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे बैक्टीरिया जो होता है नॉर्मली वो बाइनरी फिशन करता है, यानी उसकी एक सेल से दो सेल्स डिवाइड होके रिप्रोडक्शन वो करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बैक्टीरिया है, ये दो सेल्स, इसकी एक सेल जैसे ये ग्रो करेगा ये दूसरी सेल में डिवाइड हो जाता है नॉर्मल कंडीशंस में। लेकिन अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस इसके अगेंस्ट हो जाती है तो उसमें जो बाइनरी फिशन है वो नहीं होता है, ये एंडोस्पोर बनाना स्टार्ट कर देता है। इसकी सेल के अंदर ही एंडोस्पोर्स बनते हैं, उनके थ्रू वो रिप्रोडक्शन करता है। तो इस तरह से आप ये समझ रहे हैं कि एनिमल्स में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, और यहाँ तक कि बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो भी कॉन्शियसनेस शो करता है। इसीलिए एनसीईआरटी की डेफिनेशन में इसको ऑब्वियस और टेक्निकली डिफिकल्ट टर्म बताया गया है कि इसको समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन हाँ ऑब्वियस है यानी कि स्पष्ट है, चेतना या कॉन्शियसनेस सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। अब हम ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें, ये आप एग्जाम्पल देख रहे हैं बैक्टीरिया का, नॉर्मली ये बाइनरी फिशन कर रहा है, यहाँ पर एक सेल से दो सेल इसकी डिवाइड हो रही हैं, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये वाली, ये एंडोस्पोर है जो अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया के अंदर बनता है। जब हम आगे की क्लासेस में बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब हम एंडोस्पोर को पढ़ेंगे वहां पर। अब इसके बाद में बात करें हम कॉन्शियसनेस ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस के अंदर कॉन्शियसनेस होती है, ये बात तो सही है, सब जानते हैं, लेकिन एक टर्म यूज किया गया है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमंस के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस भी होती है, यानी कि उनको अपना भी ज्ञान होता है, अपने बारे में भी उनको पता रहता है, यानी कि उनको आत्म चेतना भी होती है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे मैं काम कर रहा हूँ, क्या चीज़ें मेरे सामने हो रही हैं, क्या घटनाएं मेरे साथ हो रही हैं, वो उसको इन सब चीज़ों का पता रहता है, बहुत ही अवेयर होता है वो अपने एनवायरनमेंट के लिए भी और अपने अंदर आने वाले बदलावों के लिए भी। अगर कोई चीज़ हमें परेशान करती है, किसी बात से हम परेशान हो जाते हैं, हमारे सर में दर्द करने लगता है, तो हम फिर बाद में महसूस करते हैं कि आज मेरे सर में दर्द क्यों है, तो बाद में याद आता है कि अच्छा हाँ मेरी आज किसी से बहस हुई थी, उसने मुझे कुछ गलत बात कही थी, उस वजह से शायद आज मेरे सर में दर्द है। तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि आपने खुद से समझ लिया है कि आपकी किसी के साथ कोई आर्गुमेंट हुई थी, उस आर्गुमेंट में आपको बुरा लगा, और उस बुरा लगने की वजह से, क्योंकि वो आपका फ्रेंड था, उसने आपको कुछ गलत बातें कही, उस आर्गुमेंट में आपको बुरा लगा, उस बुरे लगने की वजह से आज आपके सर में बहुत तेज दर्द है, या आज आप परेशान हैं, आपका खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है, यानी कि आपको खुद से पता है कि आपका मूड क्यों ऑफ है। ये जो एबिलिटी है ये ह्यूमंस के अंदर ही मिलती है, यानी वो सेल्फ कॉन्शियस भी होते हैं। अब सेल्फ कॉन्शियस होने के पीछे जो रीजन है उनका नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो नर्व्स होते हैं, ब्रेन हो गया हमारी बॉडी में, स्पाइनल कॉर्ड हो गई, जितना भी पूरा जो नर्वस सिस्टम है हमारा बहुत ही एडवांस है, बहुत ही हाईली डेवलप्ड है, और हमें सारी की सारी सराउंडिंग्स में होने चेंजेस से हमें वो कंटिन्यूसली अवगत कराता रहता है। तो इस तरह से कॉन्शियसनेस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक डिफाइनिंग फीचर्स होता है, और ह्यूमंस के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस मिलती है। ये यूनिक फीचर है, किसी और ऑर्गेनिज्म या किसी और एनिमल के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस शायद नहीं मिलती है। अभी तक हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 3 डिफाइनिंग फीचर्स को पढ़ लिया है। पहला डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म या सेलुलर मेटाबॉलिज्म, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म करते हैं, उनकी सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। उसके बाद में डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हमने पढ़ा था कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सेलुलर होती है, वो सेल्स से मिलकर बने होते हैं। थर्ड डिफाइनिंग फीचर हमने पढ़ा था कॉन्शियसनेस का। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्शियस होते हैं, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो चीजों को सेंस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट कर सकते हैं। अब इससे आगे वाले पार्ट में, इस वीडियो लेक्चर में आगे हम ये समझेंगे कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, लेकिन उनको डिफाइनिंग फीचर्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, जैसे कि ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफाइनिंग फीचर्स में ना रख करके, या डिफाइनिंग फीचर्स क्यों नहीं कहा गया है। तो ग्रोथ के एग्जाम्पल को समझने के लिए, ग्रोथ आप जानते हैं क्या होता है, इंक्रीज इन द मास और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी ग्रोथ दो तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ इंक्रीज इन द मास होगा, यानी कि कोई ह्यूमन आपके सामने है, उसके अंदर ग्रोथ कैसे होगी, उसकी जो सेल्स होगी सेल्स डिवाइड करेंगी
ऑर्गन का साइज बढ़ेगा और एक सर्टेन एज पे जाकर के उसकी बॉडी की हाइट वगैरह बढ़नी रुक जाएगी, तो उसकी बॉडी के मास में इंक्रीज होगी, यानी वो बढ़ेगा, इस तरह से ग्रोथ होगी। लेकिन आप एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लें, उसकी नंबर्स की ग्रोथ होती है, यानी कि एक बैक्टीरिया की जो सेल है उसका एक सर्टेन साइज है, वहां तक पहुंचने के बाद में वो डिवाइड करता है और इस तरह से उसके नंबर्स बढ़ जाते हैं। तो ग्रोथ में दो चीजें इंक्लूडेड है, मास बढ़ रहा है किसी ऑर्गेनिज्म का और उसकी नंबर्स बढ़ रही हैं। तो ग्रोथ के एग्जाम्पल को समझने के लिए हम एक साथ 4 एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं। सबसे पहले हम ग्रोथ बैक्टीरिया में समझते हैं किस तरह से होती है। बैक्टीरिया जो ग्रो करता है वो जनरली डिवीजन से ग्रो करता है, यानी कि उसकी एक जो सेल होती है अपना एक स्पेसिफिक साइज अटेन कर लेती है और अटेन करने के बाद में वो बाइनरी फिशन हो जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो बैक्टीरिया के अंदर इस तरह से ग्रोथ होती है। यहाँ पर आप ये समझे कि बैक्टीरिया की स्पेसिफिक साइज पहुंचने के बाद में उससे आगे उसका साइज नहीं बढ़ता है, बस फिर उसके बाद में वो डिवाइड करके दो हिस्सों में बढ़ जाता है। अब हम प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स में जो ग्रो होती है वो सेल डिवीजन से होती है और लगातार उसका जो मास होता है वो बढ़ता रहता है, यानी कि जो प्लांट है, कोई भी प्लांट ये हो, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो ग्रो करता रहता है। थ्रू आउट लाइफ उसके अंदर सेल डिवीजन चलता रहता है। आप देखते होंगे कितना भी पुराना पेड़ हो, उससे नई नई ब्रांचेज, नई नई लीव्स निकलती रहती हैं। तो प्लांट्स में ग्रोथ इस तरह से होती है। और एनिमल्स में यानी ह्यूमंस के अंदर जो ग्रोथ है वो आप देखते हैं कि सर्टेन एज तक होती है, एक एज तक हाइट भी बढ़ती रहती है, बॉडी का वेट भी बढ़ता रहता है और उसके बाद में कोई हाइट वेट में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। सिर्फ ये कैपेसिटी बचती है कि थोड़ी बहुत हीलिंग और रिपेयर हमारी बॉडी कर सकती है, यानी कि कहीं छोटी मोटी चोट लग जाए, खरोंच आ जाए, उसको तो हमारी बॉडी भर सकती है, थोड़ा बहुत सेल डिवाइड कर सकती है, लेकिन उसके बाद में फर्दर ग्रोथ नहीं होती है। तो इस तरह से ग्रोथ को हमने 3 एग्जाम्पल से स्टडी किया है। यहाँ पर 3 लिविंग बींग्स के एग्जाम्पल है और एक नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल है। तो लिविंग बींग्स के एग्जाम्पल हमने सबसे पहले ग्रोथ बैक्टीरिया में पढ़ी, फिर हमने ग्रोथ को प्लांट्स में पढ़ा और ग्रोथ को हमने एनिमल्स में पढ़ा। बैक्टीरिया में हमने समझा कि बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ जैसी बैक्टीरिया की स्पेसिफिक साइज अटेन करता है, 200 में डिवाइड हो जाता है, बाइनरी फिशन से ग्रोथ हो जाती है। प्लांट्स के अंदर ग्रोथ ताउम्र चलती रहती है, जब तक प्लांट जीवित रहेगा तब तक उसमें नई शाखाएं, नई टहनियां, नई पत्तियां फूटती रहेंगी। और एनिमल्स के अंदर ग्रोथ एक सर्टेन एज के बाद में नहीं होगी। तो ग्रोथ 3 लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तीनों के अंदर अलग अलग तरह से हो रही है। लेकिन डिफाइनिंग फीचर में आपने ये पढ़ा है कि डिफाइनिंग फीचर बिल्कुल यूनिक होंगे सब में, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफाइनिंग फीचर बिल्कुल एक जैसे ही काम करेगा, यानी कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म, चाहे कोई सी भी सेल हो, चाहे प्लांट की सेल हो, चाहे एनिमल की सेल हो, उसके अंदर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उनका होने का मेथड, उनका रिएक्शंस होने का तरीका सब में सेम होगा और वो होंगी जरूर, सभी में होंगी, सब में वो अलग अलग तरह से नहीं होती हैं। इसके अलावा हमने कॉन्शियसनेस पढ़ा, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस होते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हमने पढ़ी है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स से मिलकर बने होते हैं। लेकिन ग्रोथ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने स्टडी किए हैं सब में अलग अलग तरीके से हो रही है। अब इसी वजह से ग्रोथ अलग अलग तरीके से होने की वजह से इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो मान लिया गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं माना गया। ये नहीं माना गया कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अलग अलग तरीके से हो रही है। यहाँ तक कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ हो रही है, और नॉन लिविंग थिंग्स में होने वाली जो ग्रोथ है आपने उसको समझा कि ये एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, यानी बाहर से बहुत ही सब्सटेंसेस एक साथ एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, उससे ग्रोथ हो जाते हैं। जैसे माउंटेन्स हो गए या सैंड ड्यून्स हो गए, वो बाहर से मटेरियल इकट्ठा होते हैं। माउंटेन्स की ऊंचाई कैसे बढ़ती रहती है, धूल मिट्टी चलती हवा के साथ साथ धूल मिट्टी बहती रहती है, उड़ती रहती है, और वो माउंटेन्स के साथ जुड़ती रहती है, और सालों हजारों सालों बाद उसकी ऊंचाई में कुछ सेंटीमीटर्स की बढ़ोतरी होती है। बहुत सारा टाइम लग जाता है, लेकिन उनकी ऊंचाई बढ़ती भी है, घटती भी है, लेकिन ग्रोथ वो करते हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल ग्रोथ है। तो इस तरह से हम ये समझे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ग्रोथ जो है अलग अलग तरह से हो रही है। ग्रोथ अकर्स डिफरेंटली, नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ शो कर रहे हैं। इस वजह से क्योंकि नॉन लिविंग बीइंग्स भी ग्रोथ शो कर रहे हैं, लिविंग भी शो कर रहे हैं, और सब में अलग अलग तरह से हो रही है, इसलिए हम उसको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते। हम उसको डिफाइनिंग फीचर्स की कैटेगरी से हटा देते हैं। लेकिन हाँ, ये बात हम जरूर बोल सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर इंटरनल ग्रोथ होती है, एक्सटर्नल नहीं होती। तो एक बार हम इंटरनल ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर्स भले ही बोल दें, लेकिन ग्रोथ एज ए होल इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो अगर आपके एग्जाम में इंटरनल ग्रोथ आता है, जहाँ तक उम्मीद है ऐसा आएगा नहीं, सिर्फ ग्रोथ आएगी, तो इंटरनल ग्रोथ आता है तो आप उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं। लेकिन खाली अगर ग्रोथ आती है तो आप उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन मीन्स आप जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले ही, री मीन्स बार बार, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस करना, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं
उनके अंदर ये योग्यता या कैपेसिटी होती है कि वो अपनी नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए उनके पास दो मेथड है, एसेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड यानी कि इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन और फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। सेक्सुअल मेथड यानी कि उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन और फ्यूजन होता है। तो एसेक्सुअल मेथड भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन होता है, यानी एक सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। अमीबा में मल्टीपल फिशन होता है, यानी एक अमीबा सेल बहुत सारे नए अमीबा को प्रोड्यूस करती है। ईस्ट एक और ऑर्गेनिज्म होता है, इसके अंदर बडिंग होती है। हाइड्रा के अंदर भी बडिंग होती है। प्लेनेरिया के अंदर रिजेनरेशन होता है, यानी ये अपने बॉडी पार्ट को, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, किसी सब्सटेंस से, किसी सबस्ट्रेटम से चिपका लेता है और फिर वहां से डिटैच हो जाता है, दो हिस्सों में टूट जाता है और दोनों जो हिस्से होते हैं वो दोनों पार्ट्स को रीजनरेट कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब फंजाई में एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, यानी कि स्पोर्स बनते हैं जो कि एसेक्सुअल होते हैं, सेल के अंदर बनते हैं। किसी भी स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, वो हवा से बिखर जाते हैं और नया फंजाई वहां पर जर्मिनेट कर जाती है। वेजिटेटिव मेथड रिप्रोडक्शन आप जानते हैं कि अलग अलग पार्ट से वेजिटेटिव ग्रोथ हो सकती है, जैसे कि लीव्स से ग्रोथ हो सकती है, स्टेम से हो सकती है, रूट से हो सकती है। रूट यानी कि आप देख लें, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट को आप लगा दें तो नया प्लांट जर्मिनेट कर जाता है। शुगर कैन का एग्जाम्पल आप लें, उसमें स्टेम से वेजिटेटिव ग्रोथ हो सकती है। एक प्लांट होता है, हिंदी में उसको अजूबा बोलते हैं, उसकी लीव्स से ही बड्स निकलती हैं और वो नए प्लांट को जर्मिनेट कर सकता है, नए प्लांट पैदा हो सकता है। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन में आपने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं हो रहा है, उसमें भी बहुत सारे डाइवर्स तरीके हैं। और सेक्सुअल मेथड जो रिप्रोडक्शन है, उसमें गैमेट्स का फ्यूजन और फॉर्मेशन हो रही है। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं रखा गया, अब ये समझेंगे। अभी तक हमने ये समझ लिया कि रिप्रोडक्शन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह से हो रहा है, सबकी में अलग अलग मेथड उन्होंने इवोल्व कर रखा है, उनकी इस बेसिस पर कि वो ऑर्गेनिज्म कितने एडवांस्ड है। तो अब हमने यहाँ पर इसको ये समझना है हमें कि रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं कहा गया है। इसका एग्जाम्पल हम फिर से बैक्टीरिया से लेते हैं। जैसे बैक्टीरिया के अंदर या अमीबा के अंदर या जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर एल्गी भी इसके अंदर आती है, रिप्रोडक्शन ग्रोथ के सिनोनिम होता है। यानी कि जैसे कि एक बैक्टीरियल सेल है, ये एक बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पर जैसे ही इसका साइज एक स्पेसिफिक लिमिट पर पहुंचता है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। यानी इसमें दो चीजें एक साथ हो गई, यानी ग्रोथ भी हो गई इसकी, ग्रोथ ये साइज इसका बहुत ज्यादा बड़ा तो हुआ नहीं, ये जैसे ही एक अपने स्पेसिफिक साइज पे पहुंचा, इसने अपनी बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इसमें सिनोनिम है, यानी एक साथ दो काम हो रहे हैं। जैसे ये अपने पूरे मैक्सिमम साइज पे पहुंच रहा है, तुरंत ही दो हिस्सों में डिवाइड होकर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक साथ हो गए बैक्टीरिया के अंदर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो गई, जैसे इसने फूड एक्यूमुलेट किया, उसने अपना नंबर्स बढ़ा लिए और दो हिस्सों में ये डिवाइड हो गया। अब इसके बाद में अगर हम बात करें ह्यूमंस की, जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, इसके अंदर ग्रोथ कंटिन्यूसली होती रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 स्टेजेस से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, 4 इंडिविजुअल्स हैं, एक ही इंडिविजुअल्स की 4 फॉर्म्स दिखाई गई हैं। धीरे धीरे ये ग्रो कर रहे हैं और एक सर्टेन एज के बाद में, मैच्योरिटी पे जाने के बाद में ये ग्रो नहीं कर रहे हैं, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेन कंसर्न, मेन पॉइंट जो डिस्कस हम कर रहे हैं वो रिप्रोडक्शन का कर रहे हैं। तो आपने ये देखा है कि बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन है, जैसे ही वो ग्रो करने वाला होता है ऐसे ही रिप्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं, यहाँ इनका एग्जाम्पल आप देखें, ये ग्रो कर लेता है, ग्रो करने के बाद में ये सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करता है और सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करने के बाद में ये रिप्रोडक्शन करता है। बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी जैसी कोई चीज है ही नहीं, जैसे ही ये ग्रो करता है, जैसे ही फूड वगैरह ये बाहर के एनवायरनमेंट से इकट्ठा करता है, ऐसे ये रिप्रोड्यूस कर जाता है। लेकिन यहाँ पर ग्रो कर रहा है, ये पहली स्टेज है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये फोर्थ। इनमें से बीच की किसी भी स्टेज में ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, तब रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से आपने समझा है कि रिप्रोडक्शन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह से हो रहा है, अलग अलग मेथड्स है रिप्रोडक्शन के, और रिप्रोडक्शन का तरीका भी अलग है। और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन है और वो ग्रोथ है, उसमें कोई अंतर ही नहीं है, यानी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बिल्कुल सिनोनिम्स है। और मल्टीसेलुलर के अंदर पहले ग्रोथ होती है, ग्रोथ कंप्लीट होती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, उसके बाद में रिप्रोडक्शन होता है। तो आप ये समझ रहे होंगे इस बात से, इन एग्जाम्पल से आप ये समझ गए होंगे कि रिप्रोडक्शन अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह से हो रहा है, और उसका जो मेथड है और
उसका जो ढंग है वो अलग है। इसी वजह से रिप्रोडक्शन का अलग अलग तरीका होने की वजह से एक ये यूनिक फीचर नहीं बनता है, सभी ऑर्गेनिज्म एक ही तरह से रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको इनका डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे म्यूल आपने देखा होगा, खच्चर जिसको बोलते हैं, वर्कर बीज होती हैं, ये बी हाइव के अंदर होती हैं, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, यानी कि जैसे ऐसे ह्यूमन कपल्स जो इनफर्टाइल होते हैं लेकिन ये भी लिविंग ही होते हैं। खच्चर है ये कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ये हनी बी है, ये वर्कर हनी बी है, ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है, और जो ये इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये लिविंग नहीं है? लिविंग तो ये है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन कभी भी नहीं होगा, ये कभी रिप्रोड्यूस नहीं करता है, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं करेगी, और अगर ये इनफर्टाइल है दोनों तो ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी ये लिविंग बींग्स हैं। तो इस वजह से लिविंग बींग्स ये हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन का कोई एक क्राइटेरिया या एक ढंग नहीं है। इसी कारण से, इसी वजह से रिप्रोडक्शन को भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफाइनिंग फीचर्स में इंक्लूडेड नहीं किया गया है। तो अब आप इस एग्जाम्पल से दो एग्जाम्पल्स हमने समझ लिए हैं, यहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, इन दोनों को लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर नहीं बोला जाता है। अब हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या डेफिनेशन होते हैं। ये डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ी थी, यहाँ हम इसको और इलेबोरेट करेंगे और थोड़ा ध्यान से और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हम जानते हैं, बाइनरी फिशन करता हुआ दिख रहा है आपको, यानी कि ये अपने आप से रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपनी नंबर्स को अपने आप बढ़ा सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इवॉल्विंग, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स निरंतर विकसित होते हैं, धीरे धीरे इनकी फॉर्म्स एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते हैं ये, और उस एडेप्टेशन के हिसाब से ये अपने आप को इवोल्व या विकसित करते रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेगुलेटिंग। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब आपने होम्योस्टेसिस में समझा होगा कि वे अपनी पूरी की पूरी बॉडी के फंक्शंस को अपने आप रेगुलेट कर सकते हैं और इंटरैक्टिव होते हैं। इंटरैक्टिव सिस्टम, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत हमें है। इंटरैक्टिव सिस्टम का एक मतलब तो ये भी है कि वे एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, और अगर हम उसको बिल्कुल लोअर लेवल पे जाके बात करें तो इंटरैक्टिव सिस्टम का मतलब ये भी होता है कि बिल्कुल छोटे से छोटे लेवल पर भी हमारी जो बॉडी की सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे ही आपने खाने की कोई चीज देखी तो आपको भूख लगती है। भूख लगने का जो सेंटर है, यानी भूख या हंगर जो कंट्रोल होती है आपकी ब्रेन से कंट्रोल होती है। जैसे ही आपका ब्रेन खाने की चीज को देखकर हंगर क्रिएट होती है, ऐसे ही आपका ब्रेन मैसेज भेजता है आपके स्टमक के अंदर, और स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस का सेक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों चीजें एक साथ इंटर रिलेटेड है और इंटरेक्ट कर रही हैं। जैसे ही खाने की चीज आंखों से देखी, आंखों में दिखाई दी, उसकी जो हमारे ब्रेन ने मैसेज दिया कि कोई खाने की चीज है, अब ये खाई जाएगी, तो पहले ही प्रिपेयर हो जाओ डाइजेशन के लिए। तो स्टमक पहले ही प्रिपेयर हो जाता है और खाना आने से पहले ही वो डाइजेस्टिव जूसेस का सेक्रीशन करना स्टार्ट कर देता है। इसी वजह से खाने की चीज देखने के बाद में आपके मुंह से पानी आता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी प्रिपेयर कर रही है डाइजेशन को करने के लिए। तो इस तरह से हमारी बॉडी सेल्फ रेगुलेटिंग है और इंटरेक्टिव है, यानी पूरी की पूरी बॉडी का जो सिस्टम है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी की जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती हैं और एक कोऑपरेटिव मैनर में, कोऑपरेशन में वो काम करती हैं। कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी हमारी जो सेल्स होती है, हमारी जो बॉडी होती है, वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई से के प्रति रिस्पॉन्ड करती है। यानी बाहर कोई भी चेंज एनवायरनमेंट में आता है, कोई चोट आपको लग जाए तो आप बहुत ही तुरंत आप रिस्पॉन्स उसको देते हैं। ये सारे के सारे फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, इसलिए ये जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दी गई है। इसको पहले भी हमने समझा था, एक बार और हमने इसको अच्छे से यहाँ पर समझ लिया है। तो अब हम आज के इस चैप्टर को समराइज करते हैं। ओके बच्चों, चलिए आज के वीडियो लेक्चर को हम समराइज करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हमने पढ़ा डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं, यानी कि ये वैसे फीचर्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दूसरी चीजों से एकदम अलग कर देते हैं। डिफाइनिंग फीचर्स में हमने 3 फीचर्स की बात की। सबसे पहले हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म को, यानी कि ये कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो सेलुलर लेवल पर होती हैं, और सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बिना कोई एक्सेप्शन के मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका सेकंड डिफाइनिंग फीचर होता है कि उनके अंदर सेल्स होती हैं। सेल इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, और सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बिना किसी एक्सेप्शन के एक यूनिक फीचर है कि सेल्स उनके अंदर होती है। उसके बाद में हमने समझा कि कॉन्शियसनेस होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वे अपने
अराउंड एटमॉस्फेयर को, जो भी एनवायरनमेंट उनके बाहर है उसको सेंस कर सकते हैं और उसी के हिसाब से वो रिएक्ट कर सकते हैं। और ह्यूमन बींग्स तो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, यानी वे उनके अंदर अपने बारे में भी अपने चेतना या अपना ज्ञान भी वो रखते हैं। इसके बाद में हमने देखा कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हमने पढ़े थे उनको डिफाइनिंग फीचर्स में नहीं रखा गया, जैसे ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं बताया गया और रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग फीचर नहीं बताया गया। आज के वीडियो लेक्चर में हमने यही पढ़ा है कि ग्रोथ को क्यों नहीं कहा गया डिफाइनिंग फीचर और रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं कहा गया। ग्रोथ को इसलिए नहीं कहा गया कि ग्रोथ अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से होती है। यूनिसेलुलर में अलग तरह से हो रही है, एनिमल्स में अलग तरह से हो रही है, प्लांट्स में अलग तरह से हो रही है। इसी तरह से रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो भी अलग तरह से है। यूनिसेलुलर्स में तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ बिल्कुल एक जैसे ही है, सिनोनिम की तरह से वर्क कर रहे हैं, और जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी रिप्रोडक्शन अलग अलग तरह से हो रहा है। कोई एसेक्सुअली डिवाइड कर रहे हैं, कोई सेक्सुअली डिवाइड कर रहे हैं, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। जैसे कि हमने म्यूल का एग्जाम्पल पढ़ा और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल का एग्जाम्पल पढ़ा, उनके अंदर तो रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। तो क्या वो लिविंग बींग्स नहीं है? वे लिविंग बींग्स हैं। तो इस तरह से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आपको रहती है, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।